तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी, जतिन इसका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे इसकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि इसकी है मकर और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने बोला ये आपके बेटे हैं और ये अभी विदेश में हैं। आपने इनके एक तो ये पूछना कि पीआर इसकी कब लगेगी विदेश में, और इसका विवाह के बारे में पूछना है। 2 सवाल आपने लिखे हैं। अब आपने शायद ये कुंडली मेरे से पहले भी बना रखी है, जैसे आपने बोला था कि आपने जो मंत्र कर रखे हैं आप दोबारा बना रहे हैं आप कुंडली। तो आपको जैसे मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर इसके है धन का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर इनकम का है। 12वां घर खर्चों का है। तो आपने देखो जी 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, इसकी पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी का घर कौन सा है, वो है 7वां घर। 7वें घर से इसकी पत्नी देखी जाएगी। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मार्ग बना इसका शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर इसके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर है धन का। तो धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इसके धन के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब उस वाले की लड़की की कुंडली है कैसी। वैसे इसकी देखो जी कुंडली अच्छी है। कुंडली अच्छी बुरी क्यों होती है, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं या उच्च का बैठे हैं या दोस्त के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं। अब इसका देखो जी राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है। 4 ग्रह उच्च के बैठे हैं। इसके अलावा मंगल अपने दोस्त के घर में गुरु घर में बैठा है, बुध दोस्त के घर बैठा है, शुक्र भी दोस्त के घर बैठा है। थोड़ा सा चंद्रमा है जो छठे घर में है शनि की राशि में। गुरु वैसे शुक्र की राशि, फिर भी गुरु योग कारक इस कुंडली में अच्छे फल ही देगा। कुंडली मतलब अच्छी है फिर भी देखो जी। और एक और बात है, अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। दोबारा मैं फिर बोलता हूँ, हमने भी क्या देखा कि लड़की कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। सभी ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब ये जो 9 ग्रह हैं, आज भी इस लड़के के ऊपर 9 ग्रहों का असर है। लेकिन 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर किसका है, वो है राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 12 में चली थी, ख़त्म होगी 30 में जाके। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमारे ऊपर रहता है हमेशा। लेकिन अपना असर ये ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो राहु की महादशा की वजह से इसके ऊपर राहु का असर ज़्यादा है। अब असर का मतलब ये है कि ये लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण राहु है। तो राहु के इसके ऊपर असर ज़्यादा है। और बाकी थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शुक्र की। शुक्र का भी इसके ऊपर असर है, लेकिन ये असर कम है। और ये तीसरा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 2 साल की पड़ी है, 27 में ख़त्म होगी। अब पहले मैं राहु की बात करूंगा कि क्योंकि इसके ऊपर देखो जी राहु का असर ज़्यादा है कि भाई इसका राहु अच्छा है या बुरा है। अब राहु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वें घर से इस लड़की की जो आमदनी है वो हम देखेंगे, आमदन कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, और भी 11वें घर से देखा जाता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख हो गया। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला था घर का हमने मालिक देखना है। तो 11वें घर में नंबर 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बुध, हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध के अलावा 11वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु देखो जी बैठा है 11वें घर में, और बैठा वहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। राहु देखो जी, राहु एक ऐसा ग्रह है ये जब भी 11वें घर में बैठता है अच्छे फल देता है। मतलब राहु को 11वें घर में अच्छा माना गया है। एक अच्छी बात है लड़के के लिए कि इसका राहु उच्च का 11वें घर में बैठा है, और बैठा भी वहाँ पे उच्च का है।
मतलब दो कारणों से हमें लग रहा है कि राहु अच्छा है। क्यों? एक तो 11वां घर ऊपर से उच्च का। लेकिन देखो जी, यहाँ पे जो गड़बड़ है वो आपको भी पता है, वो है एक कुंडली में बना है काल सर्वदोष। इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। अब जब काल सर्वदोष बनता है उस समय देखो जी, राहु केतु अच्छे फल नहीं देते। अगर काल सर्वदोष बन चुका है फिर ये अपनी दशा में दिक्कतें, क्योंकि जो काल सर्वदोष होता है, पहले ये समझो काल सर्वदोष का नुकसान क्या होता है। काल सर्वदोष का जो नुकसान होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु 11वें घर में है तो राहु 11वें घर की हानि करेगा। केतु 5वें घर में है, 5वें घर की हानि करेगा। जैसे 5वां घर है पढ़ाई का, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी केतु की वजह से। 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी दिक्कतें आना। ऐसे राहु 11वें घर में बैठा है, 11वें घर की हानि कर देगा। 11वां घर आमदनी का है, मतलब राहु इसकी आमदनी को लेकर दिक्कत देगा। लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने लगा, ध्यान दे लगा। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें। हम अब देखो जी, आपके भी मन में आ रहा होगा भाई हो क्या रहा है, मतलब राहु अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? सीधी सी बात ये है, बताओ क्या मतलब। हम मेरे से आप बोलेंगे कि भाई राहु लड़के का अच्छा है या बुरा है। मैंने आपको देखो दोनों तरफ से बता रहा हूँ। दिख तो रहा है राहु अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, घर भी अच्छा है। लेकिन काल सर्वदोष बनने की वजह से राहु अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन अब देखो जी, सीधी सी बात यह है, राहु अगर उच्च का ना होता फिर तो भाई इस लड़के को बड़े लेवल पे बुरे फल देता, बहुत ज़्यादा बुरे फल देने थे, बुरा हाल इसका कर देना था राहु ने। लेकिन फिर भी चलो उच्च का है, इसकी वजह से क्या होगा, जो बुरे फल देगा, मैं मानता हूँ बुरे फल देगा, लेकिन थोड़े से देगा, कम मात्रा में बुरे फल देगा। उसका लेवल कम है बुरे फलों का, बुरे फल जरूर मिलेंगे। बाकी एक प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकली जो लड़का है जतिन, इसको बोलो प्रैक्टिकल करके देख ले। अगर उसको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई इसकी इनकम को लेकर दिक्कत आ रही है, मतलब ये जो काम काज कर रहा है, काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं, नौकरी का बार बार छूट जाना, या जहाँ नौकरी करता है वो सही ढंग से नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, मतलब काम धंधे में दिक्कत आ रही है, फिर तो भाई राहु बुरे फल दे रहा है। या और भी लाइफ में दिक्कतें आती रहती हैं, कामों में रुकावटें आती रहती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता हो रही है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, सांपों के सपने आते हैं, तो बुरे फल दे रहा है। बस मैं इतना बोलूँगा भाई, मैं मानता हूँ बुरे फल देगा, लेकिन कम देगा। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, मेहनती सासी बनाएगा। 5वें घर को देख रहे नीच राशि है, 5वें घर की थोड़ी सी हानि ज़्यादा हो सकती है, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में। पत्नी घर को दिख रहा है विवाह में देरी होना, और थोड़ा सा पत्नी के बाद मनमुटाव भी हो सकता है। कुल मिला के बस ये मैं बोलूँगा, एक तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये लड़का देख लेगा खुद के ऊपर कि भाई जब से राहु की दशा आई है, जब वैसे भी देख ले। अभी इसके अगर मुझे नहीं पता अभी वहाँ पे काम कर रहा है, जैसे आपने, हाँ वैसे आपने लिख रखा है पीआर के लिए आपने पूछा है, तो काम कर ही रहा होगा, हो सकता है या पढ़ाई कर रहा हो जहाँ पे, अगर विदेश में है। तो अगर काम काज में भाई इसका काम काज अच्छा चल रहा है लड़की का, अगर ये लड़का बोलता है कि हाँ भाई मेरा काम काज अच्छा चल रहा है, पैसा कमा रहा हूँ खूब सारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। अगर हाँ लग रहा है कि नहीं भाई नौकरी छूटती रहती है, काम धंधे में दिक्कत आती रहती है, तो ये बुरे फल दे रहा है। क्योंकि राहु की जो दशा होती है एक जैसी नहीं होती। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में बुरे फल दे देता है, या जाते बाद अच्छे फल देता है। वैसे कई साल हो चुके हैं, हो सकता है इसने स्टार्टिंग में बुरे फल दिए भी हों, और अभी हो सकता है अच्छे फल दे रहा हो लास्ट जाते समय। लेकिन मेन है, इसको मैं फिर भी राहु के उपाय बोलूँगा लड़के को ताकि राहु की दशा अच्छी जाए। वो राहु के क्या उपाय है? पहला राहु का उपाय जो लड़के ने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ इस लड़के ने रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुना करे। कब? शाम के समय या रात के समय। तीसरा उपाय कब करना है? अगर ये लड़के को लग रहा है कि भाई इसके काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, काम में रुकावटें आती रहती हैं, जैसे आपने लिख रखा पीआर, हो सकता है आपके कई साल हो चुके हैं पीआर केस लगाए को, लेकिन पीआर हो नहीं पा रही, तो इसको मैं बोलूँगा राहु का तीसरा उपाय वो कर ले, वो है दान। दान से थोड़ा सा शांत होगा, तो कर ही ले, अभी कुछ समय तक दान कर ले जब तक पीआर नहीं हो जाती, जहाँ विवाह जब तक नहीं हो जाता, क्योंकि ये विवाह में भी थोड़ी सी देरी कर देगा। तो अब राहु का दान लड़के ने क्या करना है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो लड़का ये देख लेगा। जो दान वो कर सकता है लड़का वहाँ पे वो करना है। भाई आप ये जो उपाय बता रहा हूँ आपने नहीं करना, आप पीता हैं आप मत करना, ये लड़का खुद करे तभी फ़ायदा ज़्यादा होगा। दोनों इसको पाठ बोलो पढ़ लिया करे, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट निकालने हैं शाम के समय, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान इस लड़के ने करना है, कब करना है? शनिवार को जरूर कर दिया करे, शनिवार बुधवार को कर दे, या आगे पीछे भी टाइम लगे कर दिया करे। दान देख लेगा, वो वीडियो मैं भेज दूंगा, जो दान उसमें से सही लगे वो कर सकता है। वैसे कि सबसे बेस्ट दान सतनाजा होता है, वो जरूर करे। चौथा उपाय जो है, राहु कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का। शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी,
ये जो 4 देवी देवता हैं इनकी यहाँ पे मैं देखो लड़के को फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करे, लेकिन चारों में जिसको इसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करे। चाहे शिव जी की कर ले, हनुमान जी कर ले, दुर्गा जी। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, जैसे मान लो शिव जी की लड़की, शिव जी के लिए क्या करे लड़का, जहाँ पे रहता है वहाँ पे अपना सुबह उठ के, जब सुबह उठेगा अपना सुबह उठ के अपना जो इसके वहाँ का कोई पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाए, नहीं है वैसे अपने रूम में बैठ के पूरी भावना से 10-20 मिनट पूरी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करना है शिव जी का। और ऐसे हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करें। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, शाम को बजरंग बाण का पाठ पढ़े, दुर्गा चालीसा के पाठ सुबह शाम पढ़े, माता सरस्वती के पाठ पढ़े। तो मैं फिर बोलूँगा इसमें से जिसकी इसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है करे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चारों की करे, लेकिन जिसमें से चाहे वो हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जिसकी लगती है वो कर लिया करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करे। फिलहाल तो ये उपाय करे, दोनों पाठ मैंने बोले हैं वो पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को या रात को। दान बोला है, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना करे। और ये पाठ के टाइम में देखो जी लड़के को बोल दो अगर अंडे मीट खाता है वो बंद कर दे, वहाँ पे अंडे मीट बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये पाठ पूजा में फिर उल्टा नुकसान भी होता है। अंडे मीट इसको बंद करने पड़ेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। शुक्र की दशा है, लेकिन उससे पहले देखो जी यहाँ पे राहु केतु की वजह से जो काल दोष बना है, केतु की बात कर ही लेते हैं। केतु बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, ये है संतान का घर। 5वां घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी है, 5वें घर से बुद्धि भी देखी जाती है। फार्मूला है घर का मालक देखो, 5वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु, गुरु भी देखना पड़ेगा। गुरु फिलहाल अच्छा है, लेकिन 5वें घर में मंगल केतु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले हम 5वें घर में केतु की बात करें तो केतु भी यहाँ पे वैसे तो उच्च का है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला है जो काल सदोष की वजह से थोड़ा सा उन घरों की हानि होती है जिन घरों में बैठते हैं। अब केतु 5वें घर में बैठा है, 5वें घर की थोड़ी सी हानि या 5वें घर को खराब करेगा। जैसे कि 5वां घर है संतान का, तो थोड़ा सा केतु संतान संबंधी चिंता इस लड़के को दे सकता है। वो संतान संबंधी चिंता का मतलब ये है कि जैसे कि साथ में मंगल बैठा है, वैसे गर्भपात के मुझे काफ़ी योग लग रहे हैं। इसकी जो पत्नी होगी उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, और संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, पहले एक तो लड़की होना, ऐसी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अभी देखो कि इसका चलो विवाह नहीं हुआ, जब इसका विवाह करेंगे उस समय केतु के पाठ इसको बोल देना पढ़ने के लिए, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आगे ना आए। और ये 5वां घर पढ़ाई का, ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करना। अब फिलहाल यहाँ पे मंगल की बात करूँ, मंगल फिलहाल अच्छा है, क्योंकि मंगल 5वें घर में बैठा है गुरु के घर में, और गुरु को अपना मानता है दोस्त। और मंगल इस कुंडली में है भी योग कारक। मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन, ये चीज़ें चौथे घर के मालक मंगल से देखी जाएंगी। तो मंगल की धारे इस लड़के को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और चौथा घर सुख, सुख संतान, संतान सुख देने वाली होगी। और मंगल इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्यश मंगल भाग्य संतान घर में बैठा है, भाग्य जाके संतान घर में। संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। जब इसकी संतान पैदा होगी तो उसके बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, मंगल ही दिखा रहा है। तो मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है, वो इसकी माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। और 3 दृष्टियाँ भी चौथी यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है, यहाँ पे है भी योग कर कुंडली में ठीक है। बस थोड़ा सा मंगल जो है गर्भपात का योग दिखा रहा है, क्योंकि मंगल केतु जब भी 5वें घर में होते हैं गर्भपात 1-2 बार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्य की बात करूँ, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है सूर्य। देखो जी जहाँ बैठा है वो है 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और भी चीज़ें हैं, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। अब सूर्य क्यों अच्छा, तो 9वां घर अच्छा, ऊपर से वहाँ पे जो 1 लिखा मेष राशि में उच्च का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, क्योंकि उच्च का बैठा है, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य पे सवाल कि क्या अच्छे फल देगा। सूर्य तो इस 9वें घर का अच्छा कर देगा, और जिस घर का मालक है सूर्य का अपना घर है, ये पहला घर। और पहला घर देखो जिस लड़के के बारे में बताएगा, जैसे 12 घर मैंने बोले थे कि 7वां घर पत्नी के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का। ऐसे पहले घर से इस लड़के के बारे में जाना जाएगा। ये लड़का जो है जतिन, जतिन कैसा होगा, जतिन का स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर मस्तक कैसा, पहला घर। और पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। और वो भाई एक तो उच्च का बैठा, और बैठा भी घर अच्छे में, 9वें घर में, भाग्य घर में। शरीर का मालक उच्च का भाग्य घर में, मतलब शरीर भाग्य घर में। सूर्य को परम भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विदेश का घर है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, पिता के लिए अच्छा है, पिता को सुख अच्छा।
सूर्य मान प्रतिष्ठा कर गई, लड़के को काफ़ी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा। सूर्य की दशा में इसका भाग्य जरा साथ देगा। सूर्य इसका भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, शरीर अच्छा रखेगा, सूर्य इसका शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। जिन चीज़ों का भी कारक होता है, जैसे पिता कारक होता है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा कारक है उसके लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते इसके यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे 10वें घर में बैठे गुरु बुध, इनकी बात कर लेते हैं। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, जो भी ये लड़का काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी बिजनेस जो भी है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा का भी। फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए, 10वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालिक शुक्र। एक तो 10वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। पहले हम 10वें घर के मालिक शुक्र की बात करें। शुक्र बैठा है 8वें घर में, और 8वें घर में जो 12 है मीन राशि में उच्च का बैठा है। देखो जी, घर तो अच्छा नहीं होता 8वां, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसकी वजह से योग बन चुका है सरल नामों का विपरीत योग। मतलब शुक्र अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? काम काज के लिए अच्छा है, और क्योंकि 8वां घर विदेश का है। देखो जी, 8वां घर समुद्री यात्रा का होता है, 9वां घर लंबी यात्रा का, और 12वां घर होता है सेटलमेंट का। अब शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़का जो काम काज विदेश, मतलब अगर ये विदेश में जाएगा वहाँ पे इसको काम काज का सुख ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे अभी विदेश में है तो विदेश में रहना इसके लिए अच्छा है, तो शुक्र इसको मतलब काम काज का सुख अच्छा देगा। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। उम्र के 8वें घर में बैठा, 8वां घर उम्र का, उम्र लंबी कर देगा। तीसरे घर का मालक है मेहनती साहसी। अभी शुक्र की जो दशा चल रही है अच्छा है, लेकिन शुक्र एक थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। वो क्या है? 1 साल हो चुका शुक्र की दशा चली को। शुक्र देखो जी बैठा 8वें घर में उच्च का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, धन के घर को, और वहाँ पे है नीच राशि। दूसरा घर धन का, थोड़ा सा शुक्र इसका धन खर्च भी कराएगा। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, ऐसी दिक्कतें थोड़ी बहुत ही आती है। तो इसको मैं शुक्र के भी उपाय बोलूँगा, क्योंकि शुक्र की भी भाई इसके ऊपर दशा है, अभी 2 साल की पड़ी है। तो शुक्र का पहला उपाय, ये लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे, क्योंकि जिसकी भी देखो जी ये फार्मूला, जिसकी भी दशा होती है उसके पाठ पूजा करने लाजमी है, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। तो दोनों पाठ लड़के ने पढ़ने हैं या सुनने हैं। या तीसरा उपाय है वो है माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर ले। मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा, तीनों करे पाठ। तीनों में चाहे जो भी इसको सही लगता है, चाहे माता लक्ष्मी जी करता तब भी शुक्र सही हो जाएगा, चाहे ये कवच का खाली पाठ पढ़ ले, चाहे दोनों पाठ पढ़ ले, माता लक्ष्मी जी भी चाहे रहने दे। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार देखो शुक्र 8वें घर में ना, कई बार ये थोड़ा सा गुप्त रोग भी दे देता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। लड़के को पूछ लेना, अगर है दिक्कत फिर तो उपाय कर लेगा। दिक्कत जैसे कि शुक्र 8वें घर में कई बार पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत आना, लिंग में दिक्कत आना, कोई बवासीर हो जाना, कोई या और शुक्र का जो रोग है प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज हो जाना, ऐसे कोई ना कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है ये दशा में। क्योंकि राहु में शुक्र का जो अंतर होता है इसमें ये दिक्कत आती है, और शुक्र जब 8वें घर में हो, क्योंकि 8वें घर से देखा जाता है गुप्त रोग, और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। पूछ लेना लड़के को, अगर लग रहा है दिक्कत हाँ कि इसको गुप्त रोग है कोई, तो ये शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। पाठ पढ़ा करे, सुना करे। तो अब 10वें घर में गुरु बुध शनि में से सबसे पहले मैं बुध की बात करूंगा। बुध बहुत अच्छा है। क्यों? एक तो 10वां घर अच्छा है, और वहाँ में शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है, और दोस्त ग्रहों के साथ बैठा है गुरु शनि। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालिक। एक तो बुध का घर है ये, दूसरा घर है धन का घर। दूसरा धन के बारे में जाना, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है, और दूसरे घर में 6 लिखा है मालिक बुध। अब धन का मालिक बुध कहाँ बैठा है? 10वें घर में। 10वां घर है काम काज, मतलब धन काम काज, इसको धन मिलेगा काम काज से। 10वां घर पिता का भी, पिता धन, पिता से भी धन मिलेगा, धन सरकार से धन मिलेगा। और बुध इस कुंडली में इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे राहु बैठा है। 11वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध। 11वां घर है आमदनी लाभ, मतलब लाभ चलेगा काम काज, लाभ काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ देने वाला होगा ये लड़का, मतलब पिता से भी लाभ मिलेगा और पिता को लाभ देगा भी ये लड़का। और बुध की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। बुध की भी दशा मतलब बुध भी इसके 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, धन देगा, आमदनी देगा। अब साथ में यहाँ पे गुरु बैठा है। गुरु देखो जी एक शुभ ग्रह है, और इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश सूर्य का मित्र है, और गुरु का अपना घर है ये 5वां घर, जहाँ पे 9 लिखा है मालिक गुरु। 5वां घर है पढ़ाई, संतान, पढ़ाई जाके बैठी काम काज, जो पढ़ाई करेगा उससे भी जुड़ा इसका काम काज हो सकता है गुरु की दशा में आगे, जैसे 30 के बाद। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि, संतान होने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। संतान काम काज कर बैठी है। 8वें घर का मालिक अपने घर से तीसरा घर, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। 3 दृष्टियाँ, 5 में यहाँ पे धन के लिए, 7 में यहाँ पे।
क्योंकि देखो जी दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है, मतलब जब गुरु की दशा आगे चलेगी 30 के बाद, उस समय गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु की दशा में इसको काम काज का सुख बढ़ जाएगा, पिता का सुख बढ़ जाएगा, सरकार मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा, मकान वाहन का सुख बढ़ जाएगा। गुरु थोड़ा सा छठे घर को देख रहा है, नीच राशि, गुरु की दशा में थोड़ा सा हेल्थ खराब होना, कोई ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं वैसे। गुरु की दशा में चलो गुरु के उपाय कर लेगा, अभी रहने थे। और यहाँ पे शनि जो है इस घर का मालिक है, सातवें घर का, पत्नी घर का। पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। तो पत्नी घर का मालिक कौन है? शनि। और शनि बैठा है 10वें घर में, घर भी अच्छा है, और वहाँ पे शुक्र की राशि है मित्र राशि। मतलब सवाल की शनि अच्छा जब बुरा है, भाई शनि में अच्छा है। पत्नी जाके बैठी 10वें घर में, काम काज घर में। शनि दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा इसकी पत्नी जो है वो काम काज करने वाली होगी, नौकरी करने वाली होगी। ये इसकी पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी। और शनि 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। लेकिन देखो जी, जब भी शनि की राशि 7वें घर में आती है, क्योंकि शनि है विलंब का कारक, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है, 27-28 साल के बाद। तो इस लड़के के काफ़ी जो है इसका जो विवाह है वो 27-28 साल के बाद होगा। पहले कोशिश करेंगे, पहले वैसे कोशिश कर लो, वैसे ज़्यादा चांस है 27-28 साल के बाद, क्योंकि वैसे भी 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो भी विलंब डालेगा विवाह में। विवाह विलंब से होगा 27-28 साल के बाद। वैसे विवाह का सुख अच्छा रहेगा विवाह के बाद, बल्कि इसकी किस्मत भी चमकेगी, काम का चलना शुरू हो जाएगा। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, वो भी ठीक है, उच्च का बैठा है तो 8वें घर। वैसे भी शुक्र की दशा में तो कुछ योग बने हैं इसके विवाह होने के, क्योंकि शुक्र की दशा में विवाह हो जाता है। फिर भी जैसे मैंने बोला शनि की राशि है, और इसकी मैंने निवास कुंडली देखी, वहाँ भी 7वें घर का मालिक शनि 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। निवास में तो ये दिख रहा है कि विवाह होने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। 7वें घर का मालिक शनि 9वें घर में बैठा है, विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। तो कुल मिला के हाँ, अब लास्ट में चंद्रमा छठे घर में बैठा है, शनि की राशि है, मार्केश 12वें घर का स्वामी, 12वें खर्चा, छठा घर रोग। चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। चंद्रमा की दशा में थोड़ी सी चिंता होगी, मानसिक चिंता। अभी चंद्रमा की दशा आगे जाके आएगी, अभी टाइम पड़ा है उसमें। इस लड़के को मैं बोलूँगा कि एक तो चंद्रमा की दशा में इसने चंद्रमा का दान करना है। जब इसकी दशा चलेगी, 1 साल की दशा होगी, छोटी दशा, राहु की दशा में आएगी वो, उस समय चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करनी है। उस समय चंद्र कवच का पाठ पढ़ना, अभी नहीं, उस समय पढ़ लेगा, अब चाहे रहने दे। तो कुल मिला के हमने क्या देखा है कि भाई जो मैंने बोला था, दशा मेन है, इम्पोर्टेंट है हमारे ऊपर कि दशा अभी किस ग्रह की है। आज इस लड़के के ऊपर अगर सूर्य की दशा होती समय अच्छा होता, गुरु की दशा होती समय अच्छा होता, बुध की दशा अच्छी समय अच्छा होता, मंगल की दशा होती समय अच्छा होता। दशा किसकी चल रही? राहु ग्रह की, जो कि दानव ग्रह है, पापी ग्रह, और बैठा भी कुंडली में काल सर्वदोष लेके बैठा है। फिर भी चलो राहु उच्च का है, 11वें घर में बैठा है, और 11वें घर में राहु कई बार शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन देता है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, ऐसे जो काम होते हैं उनसे भी धन देता है। तो इस लड़के को मैं बस यही बोलूँगा कि भाई आप एक तो प्रैक्टिकल भी करके देख लेना, और एक फिर भी राहु के उपाय जरूर करो, जो कि दोनों पाठ हैं, ये पढ़ा करो या सुना करो। शाम के समय दान करो, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना करो। और शुक्र कवच स्रोत के पाठ, ये भी आप सुबह शाम या एक टाइम जरूर पढ़ो, जब भी आपका टाइम लगे, जब तक ये दशा है। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लो। सूर्य के पाए करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा है। बुध के पाए रहने दो। गुरु के पाए गुरु की दशा में आगे कर लेना, और चंद्रमा के पाए भी चंद्रमा की दशा में कर लेना। केतु के पाए भी रहने दो भी, हाँ केतु के पाए उस समय करना जब आप संतान लेंगे, क्योंकि संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल के पाए रहने दो। और अभी इसकी 7.5 जो चल रही है, ये 7.5 इसकी देखो जी, ढाई 7.5 पिछले 7.5 साल हो चुके, अभी ख़त्म हो जाएगी वैसे 29 मार्च में। उसके बाद भी इसको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 7.5 की पिछले भाई कितने साल हो चुके हैं चली को, उसमें भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती है, अभी ख़त्म होने वाली है, उसके बाद भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बाकी देखो जी, आपने बस ये 1-2 सवाल लिखा था कुंडली में खारसू से, एक बार हमने पूजा करा ली है। भाई पूजा कराने से वैसे इतना फ़ायदा होता नहीं, पाठ पूजा खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करते हैं जो भी करते हैं। मानकीय मोती, मानकीय पहन सकता है मोती, भाई मोती तो बोल के धारण मत करा लेना, वो तो चंद्रमा छठे घर में बैठा मार्केश है। रतन क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। ये तो इसको बुरे फल दे रहा है, बोल के मत धारण कर लेना, उल्टा टांग देगा ये इसको। छठे घर में बैठा है, रोग के घर में, रोग बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, तुरंत इसको उतार के रख दो, इसको मोती को। कभी धारण बोल के होगा ही नहीं है भाई। रतन क्या करता है? पावर बढ़ती है उससे। मान के मोती गले में, पुखराज भी पहना है, ठीक है पुखराज धारण कर सकते, लेकिन मोती तो भाई बोल के धारण नहीं होगा। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ पूछना होगा
मेन तो बस मैं इसको लड़के को ये बोलूँगा, आपने अगर बोला पियर, शरीर का मालक नौवें घर में बैठे उच्च का, विदेश के काफ़ी योग हैं, फायदा भी है, इसको भाग्य भी साथ देगा, विदशा भी है। बस इसका अगर पियर नहीं हो पा रही उसका कारण मैं राहु बोलूँगा, क्योंकि वही राहु जो है काम में विलंब बोझला डालता है, काम कोई आसानी से बनता नहीं है। तो इस लड़के को बोलो जितना हो सकता है पाठ पूजा किया करे, धर्म का सहारा ले, भगवान का नाम। आपने ये एक फ़ोटो भेजी है जो, देखो जी मैं खुद सिख धर्म से हूँ, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को बनाने वाले एक परमात्मा है, हमें उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए जिसने सबको बनाया है। हमारे जो सिख धर्म हुए हैं, देखो 10 गुरु थे हमारे, उन्होंने अपना नाम जपने के लिए कभी नहीं बोला। गुरु नानक देव जी हुए हैं, कभी उन किसी को नहीं बोला कि मेरा नाम जपो। गुरु गोबिंद सिंह जो हुए हैं, उन्होंने अपना नाम जपने के लिए किसी को नहीं बोला कि आप मेरा नाम जपो। उन्होंने क्या बोला है, उस परमात्मा का नाम जपो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। तो आपको भी वही बोलूँगा मैं भाई, इस लड़के को बोलो आप भी अपना, जो इस लड़के के पिता हो, कि उस जो परमात्मा है उसका नाम जपा करो। जैसे मैं हमारे सिख धर्म से हूँ, हम उसका नाम वाहिगुरु रखा है, वाहिगुरु जपता हूँ मैं, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। जैसे मुसलमान होते हैं अल्लाह जपते हैं, तो आपको भी बोलूँगा भाई ये लड़के को बोलो कि भगवान का जो नाम है वो जपा करे। ये पाठ पूजा तो करने ही करने हैं, साथ में भगवान का नाम जपना है। ऐसे मतलब चलो ठीक है, आपकी मैं भावना को ठेस नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी उस परमात्मा को भी नाम जरूर जपो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना या व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना। दान की वीडियो मैं भेज दूंगा, वो देख लेना। और ये लड़के को बोल देना दान किया करे। और ये पाठ मंत्र राहु का मत करो, छोड़ दो। मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देने चाहिए, लंबे समय के लिए मंत्र नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो समझा चुका होगा। अगर बाकी आपका सवाल है कि भाई विवाह ऐसा क्या किया जाए विवाह जल्दी हो जाए, तो शनि चालीसा ये लड़का पढ़ सकता है, क्योंकि शनि इसके विवाह के घर का मालक है। शनि के आगे प्रार्थना करे कि शनि देवता जी मेरा विवाह हो जाए। शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ ले या इसको सुन लिया करे।